नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर मैंने भारत का संविधान विषय पर एक सीरीज चला रखी है। यह उस सीरीज की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको भारत के संविधान की कुछ संक्षिप्त जानकारी दी थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे भारत के संविधान की प्रस्तावना व प्रस्तावना के शब्दों के विषय में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद करना है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे कि आप सारी जानकारी अच्छे से ग्रहण कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को पसंद करेंगे और मुझे मेरी प्रगति में सहयोग करेंगे। तो चलिए भारत का संविधान सीरीज की दूसरी वीडियो का शुभारंभ करते हैं। भारत का संविधान, सबसे पहले हम प्रस्तावना की भूमिका के बारे में बात करेंगे। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राय उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। देखिए यहाँ पर प्रस्तावना के विषय में बता दिया कि उसके उद्देश्यों को, जो संविधान के उद्देश्य हैं उनको प्रकट करने के लिए प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था जिसमें मैंने भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में बात की थी, तो जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो कहाँ से प्रेरित है, वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है और विश्व के अंदर वो प्रस्तावना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होते हैं। जो प्रस्तावना है उसके नाम से क्या क्या चीजें प्रकट होती हैं? अपेक्षाएं, उद्देश्य और लक्ष्य, दर्शन, ये सब प्रकट होते हैं। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होती है। संविधान अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? सीधे जनता से प्राप्त करता है। और जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। और जो ये चार शब्द हैं ये ही अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं प्रस्तावना के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, उसको पढ़ेंगे और साथ में उसके कुछ अर्थों के बारे में बात करेंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान पहली बार 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और उसी के विषय में यहाँ पर बताया गया है कि संविधान के अंदर क्या क्या चीजें हमें बताई गई हैं। पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मकता, इन सब शब्दों के बारे में आप विस्तार से आगे जानेंगे वीडियो में। और इसको नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था हमारे देश के नागरिकों के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। अब संविधान की प्रस्तावना को कुछ अन्य नाम दिए गए हैं, उसको आत्मा भी कहते हैं संविधान की और कुंजी भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कोई भी रचना है, कोई भी चीज़ है, उसकी जो शुरुआत की कुछ शब्द होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें उस रचना की संपूर्ण जानकारी का एक संक्षिप्त परिचय होता है। तो ऐसे ही संविधान की प्रस्तावना में संविधान का एक सामान्य परिचय है, कुछ संक्षिप्त में उसमें बताया गया है कि संविधान के अंदर आपको क्या क्या चीजें बताई जाएंगी। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई। प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक अन्य नाम भी दे दिया, आमुख। और पहले कहा गया था संविधान की आत्मा और कुंजी, और एक तीसरा नाम दे दिया आमुख। अब आगे देखेंगे, आगे भी कुछ अलग अलग लोगों ने संविधान की प्रस्तावना को अलग अलग नामों से बुलाया है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दे दिया।
अब के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कह दिया, राजनीतिक कुंडली। उसके बाद है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के अंदर समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। तो एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उस संविधान संशोधन के अंतर्गत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, ये शब्द प्रारंभ में नहीं थे, इनको संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इनको संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। अब हम बात करेंगे संविधान के कुछ प्रस्तावना के अंदर जो प्रमुख प्रमुख शब्द हैं उनके बारे में। सबसे पहले है प्रभुत्व संपन्न, इसके बारे में जानेंगे। यह शब्द कहता है कि हमारा देश किसी पर निर्भर नहीं है और यह बिना किसी दबाव के निर्णय ले सकता है। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि हमारा देश जो है आत्मनिर्भर है और इसके किसी भी निर्णय में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ये किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेता, स्वयं निर्णय ले सकता है। उसके बाद बात आती है समाजवादी। समाजवादी शब्द की परिभाषा को कई प्रकार से परिभाषित किया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस प्रकार की विचारधारा से जुड़ा है उसने इस शब्द का अर्थ वैसा ही समझा है। समाजवादी शब्द जो भारतीय प्रस्तावना के अंतर्गत है वो कई अर्थों को प्रकट करता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के लोग उसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं, जो जैसी सोचता है वो उसका अर्थ वैसा ही समझता है। लेकिन यहाँ पर हम केवल उस परिभाषा की बात करेंगे जो संविधान में दी गई है, उसका जो वास्तविक अर्थ है उसके विषय में बताएंगे। देखिए, यहाँ पर जिन भी शब्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे उनका हम केवल एक सामाजिक अर्थ और राजनीतिक अर्थ एक वैसे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य रूप से बात की जाएगी संविधान की प्रस्तावना के शब्दों की, वो संविधान के अंतर्गत जो दिए गए हैं उसी परिभाषा की बात की जाएगी, जिस शब्द की जो परिभाषा दी गई है। हमारा देश लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थक है जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। भारत देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समाज से संबंध रखता है, वह संविधान की दृष्टि से समान है। देखिए, यहाँ पर जो समाजवादी शब्द है उसका संविधान के अंदर क्या अर्थ दिया गया है। जो हमारा देश है वो लोकतांत्रिक का समर्थक है, उसमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, सभी लोग संविधान की दृष्टि में समान हैं। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष। संविधान की प्रस्तावना के अंदर एक पंथ निरपेक्ष शब्द है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। पंथ निरपेक्ष यह शब्द मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि संविधान में एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में। तो जो ये पंथ निरपेक्ष शब्द है यह प्रारंभ में संविधान के अंदर नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द भिन्न भिन्न लोगों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है। देखिए, मैंने बताया था आपको कि जो संविधान के प्रस्तावना के शब्द हैं वो अलग अलग लोगों की समझ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर केवल इतना ही उद्देश्य है कि जो संविधान की प्रस्तावना में मूल अर्थ है उसको आपको बताना। इस शब्द का अर्थ भी समाजवादी शब्द की तरह भिन्न भिन्न विचारधारा के लोगों के अनुसार अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर अगर हम इसको समझें कि कैसे अलग है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप पंथ निरपेक्ष का अर्थ किसी धार्मिक व्यक्ति से पूछेंगे तो उसका उत्तर धर्म से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर केवल उसी परिभाषा की आपसे बात की जाएगी जो संविधान के अंदर दी गई है। भारत देश स्वयं में धार्मिक नहीं है, इसमें बताया कि भारत देश का कोई स्वयं में धर्म नहीं है। जैसे अन्य देशों के अंदर कोई एक धर्म होता है वह उसी पर चलते हैं, उसी धर्म का अनुसरण करते हैं। भारत देश सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत का अनुसरण करता है, यानी कि जो भारत देश के अंदर है ना धर्म, वो सभी धर्मों का अनुसरण करता है। उसके अंदर जो भी लोग रहते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो मान सकते हैं। ठीक है, उसका कोई एक धर्म नहीं है कि भाई आपको हिंदू ही मानना है, आपको मुस्लिम ही मानना है। जिसका जो मन करे वो उसको मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए परिभाषा में स्पष्ट किया गया है, हमारा देश किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं मानता। संविधान के अनुसार सभी धर्म एक समान है। ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म भारत के अंदर एक समान है।
अब उसके बाद है पॉइंट चौथा, लोकतंत्रात्मक। संविधान की प्रस्तावना का यह शब्द भी बताता है कि हमारे देश में केवल वही लोग सरकार चला सकते हैं जिन्हें देश की आम जनता द्वारा लोकतंत्रात्मक तरीके से चुना गया हो। कहने का मतलब यह है कि कोई अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार से सरकार नहीं चला सकता। आपको पता होगा हमारे देश में जो प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए ये सब चुने जाते हैं, ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, लेकिन उसका चुनाव एमपी के द्वारा किया जाता है, और एमपी को कौन चुनता है? जनता चुनती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा देश लोकतंत्रात्मक है, जनता के द्वारा ही देश का शासक चुना जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के तौर पर देश में कोई भी तानाशाही के आधार पर सरकार नहीं चला सकता जैसे अन्य देशों में चलती है। आपने कहीं कहीं देखा होगा किसी किसी देश में तानाशाही सरकार चलती है, वहाँ पर कोई चुनाव नहीं होते, वहाँ पर वंश परंपरा के आधार पर या फिर जो थोड़ा शक्तिशाली होगा वही सरकार चलाएगा, इस तरह का होता है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें जिसको जनता चुनेगी, देश की जनता जिसको चुनेगी वही शासक होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने 5वें पॉइंट की तरफ, गणराज्य। गणराज्य से तात्पर्य है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति वंश परंपरा के आधार पर देश का शासक नहीं हो सकता। देखिए गणराज्य का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि हमारे देश के अंदर ऐसा है कि जनता ही अपना शासक चुनती है। यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि किसी के दादा परदादा कोई नेता रहे हों, कोई शासक रहे हों और उनके फिर बच्चों को वो शासन दे दिया जाए। यहाँ पर जनता किसी को भी राजा बना सकती है, उसकी मर्जी है, वो किसी को भी बना सकती है। उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि वंश परंपरा के आधार पर ही चुनना है, वो किसी को भी शासक बना सकती है। तो इसको गणराज्य कहा जाता है। देश के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री का चुनाव, वैसे तो प्रधानमंत्री को सीधे जनता नहीं चुनती बल्कि जनता सांसदों को चुनती है और सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, शासक होता है, तो उसको जनता चाहे सीधा नहीं चुनती, लेकिन जनता एमपी को चुनती है, जो सांसद होते हैं उनको चुनती है और सांसद फिर जाकर प्रधानमंत्री को चुनते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आगे बताऊंगा कि कैसे चुनाव होते हैं, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे एक प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है संविधान के आधार पर। वो सारी चीज़ें आपको इस सीरीज में आगे जानने को मिलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने 6ठे पॉइंट पर, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 17 और 18 के द्वारा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है, जिससे किसी भी समाज को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। देखिए कितनी अच्छी बात है, भारतीय संविधान के अंदर सामाजिक न्याय को एक बहुत ही अच्छा दर्जा दिया गया है। आगे हम संविधान के अनुच्छेद 15, 17 और 18 में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। जिस भी व्यक्ति के जो जो अधिकार हैं उसको वो मिलेंगे, ये संविधान में क्लियर बताया गया है। उसके बाद है 7वां पॉइंट, आर्थिक न्याय। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे जब अनुच्छेद की तरफ चलेंगे। तो उसमें 36 से 51 जो अनुच्छेद है उसमें राज्य के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। फिर है आपका 8वां पॉइंट, राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान में बिना किसी योग्यता के आधार पर सभी को वयस्क मताधिकार के द्वारा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। जो भारतीय संविधान है उसके अंदर मताधिकार का जो अधिकार है वो दिया गया है सभी को एक समान, चाहे वो शिक्षित है, गरीब है, अमीर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। भारत में वोट देने के लिए किसी भी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, चाहे आप शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, गरीब हैं, अमीर हैं। केवल कितना है कि आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए तो आप वोट दे सकते हैं, अपनी सरकार को चुन सकते हैं। ये राजनीतिक न्याय की परिभाषा है। उसके बाद है विचार और अभिव्यक्ति। संविधान के अंदर आपको विचार और अभिव्यक्ति के जो अधिकार दिए गए हैं उनके विषय में बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार
देश के सभी नागरिकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप अपने विचार देश में कहीं पर भी रख सकते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है आपको कोई रोक टोक है कि आप बोल नहीं सकते, आपको दबा दिया जाएगा, आपकी आवाज़ दबा दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज के समय में ऐसा कम देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति देश में किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर देता है तो उसे कई प्रकार से राजनीतिक व सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति भी शामिल हैं। इन अधिकारों के बारे में हम विस्तार से चर्चा अपनी आने वाली वीडियोस में करेंगे। उसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा कि हमें क्या क्या अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं, जिसके माध्यम से हम अपने तथा अन्य के विचारों को भी प्रसारित कर सकते हैं। भारतीय संविधान के विचार और अभिव्यक्ति इस शब्द को लेकर समाज में एक प्रकार की अज्ञानता है कि वे सोचते हैं कि हमें कहीं पर कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें केवल ऐसे विचारों को प्रस्तुत करने का अधिकार है जिसमें किसी प्रकार की कोई अभद्रता न हो, ना कि आप किसी से अपशब्द कहें। ऐसी किसी प्रकार की स्वतंत्रता संविधान हमें नहीं देता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे ही कहीं पर भी कुछ भी उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि हमें संविधान के आधार पर स्वतंत्रता मिली हुई है अपने विचारों को रखने की। ऐसी स्वतंत्रता संविधान नहीं देता। संविधान केवल आपको तर्कसंगत बातों को रखने का अधिकार देता है। 10वां पॉइंट है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। देखिए, मैंने आपको ऊपर भी बताया था धर्मनिरपेक्षता में, तो वही चीज़ यहाँ पर धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान ने यह स्वतंत्रता दी है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और उसकी उपासना कर सकते हैं, उसका प्रसार प्रचार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये संविधान ने आपको दी हुई है। पॉइंट 11 प्रतिष्ठा और अवसर की समता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और न ही उसे किसी शैक्षणिक संस्थान और किसी भी सरकारी व गैर सरकारी संस्थान में नौकरी करने से नहीं रोका जा सकता। देखिए, ये जो अधिकार है वो हमें अनुच्छेद 15 में दिया गया है और जैसा कि आपको पता होगा कि एक फिल्म भी बनी है इस पर, आर्टिकल 15। तो यह जो अनुच्छेद 15 है वो क्या कहता है कि भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से कहीं भी स्कूल में, कॉलेज में या किसी सरकारी गैर सरकारी संस्थान में अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये संविधान में क्लियर बताया गया। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट 12 की तरफ, राष्ट्र की एकता और अखंडता। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में कई प्रकार के जाति व धर्म हैं, लेकिन इन सब के बाद भी देश की एकता और अखंडता बनी हुई है। आपको पता होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे देश के अंदर कई प्रकार के जाति व धर्म हैं, लेकिन फिर भी इतने जाति धर्म होने के बाद, इतने समुदाय होने के बाद देश अपना एकजुट है, उसकी एकता और अखंडता बनी हुई है। ये सब राष्ट्र की एकता और अखंडता जो बात कही गई है प्रस्तावना के अंदर, उसमें क्लियर मेंशन है। फिर है पॉइंट 13 बंधुता। जैसा कि आप बंधुता शब्द को देखकर ही समझ गए होंगे, भाईचारा और दोस्ती। संविधान की प्रस्तावना में भी बंधुता शब्द का अर्थ भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। ये संविधान में बताया गया है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है बंधुता शब्द को बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित करती है कि समाज के अंदर सभी के बीच भाईचारे की भावना होनी चाहिए, उसको बढ़ावा देती है भारतीय संविधान में बंधुता की जो परिभाषा है। फिर है पॉइंट 14 अधिनियम। एक ऐसे कानून या नियम को कहा जाता है जो वैधानिक रूप से बनाया गया हो, जो लॉ के उसमें बनाया गया हो ढंग से, तरीके से, उसको अधिनियम कहा जाता है। फिर हम चलते हैं पॉइंट 15 की तरफ, आत्मार्पित। आत्मार्पित शब्द का शाब्दिक अर्थ आत्मा प्लस अर्पित से, अर्थात आत्मा से अर्पित करना या आत्मा से ग्रहण करना, इसको आत्मार्पित कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द हैं वो सभी की परिभाषा आपको बता दी गई है
और उम्मीद करता हूँ आपको ये परिभाषा समझ भी आई होंगी। थोड़ी कहीं कहीं कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा कीजिए और उन गलतियों को आप सुधार सकते हैं कहीं से चेक करके। यहाँ पर मैंने आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को बहुत ही सरल भाषा में समझाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे सहयोग करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।